जय हिंद दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल D2M यानी डायरेक्ट टू माइंड एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आप सबको पता है कि मैं आपके BSSC इंटर स्तरीय के एग्जाम को देखते हुए, SSC GD के एग्जाम को देखते हुए या फिर आप कह लें कि BPSC टीचर के एग्जाम को देखते हुए मैं लगातार सेट लेकर के आ रहा हूं। ये आज की छठा सेट है। इसके पहले जितने भी बिहार SSC के प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं मैंने सारे किरण पब्लिकेशन के बुक से करवा दिया है। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के सारे क्वेश्चन को देख सकते हैं। आइए, ये जो सेट चल रहा है वो द रुक्मणी पब्लिकेशन यानी द प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन से चल रहा है। आइए हम सेट को बिना देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। आइए प्रश्न संख्या 1 देखेंगे। प्रश्न संख्या 1 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 1 कहता है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA में है। ध्यान में रखेंगे, ये ताजे पानी की झील है। इसका अगर क्षेत्रफल की हम बात कर ले तो 82,100 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। ध्यान में रखेंगे इसको, ठीक है। वैसे तो सुपीरियर लेक जो है तो वो USA एवं कनाडा दोनों में फैला हुआ है। कहाँ? USA और कनाडा दोनों में ये फैला हुआ है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगर आपसे ये प्रश्न पूछे कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा है, तब आप क्या लगाएंगे? आप वुलर झील लगाएंगे। भारत में अगर मीठे पानी की झील कौन सी है तो वुलर झील, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और अगर खारे पानी की बात पूछे तो आप चिल्का झील लगाएंगे। चिल्का झील कहाँ है दोस्तों? तो चिल्का झील जो है वो उड़ीसा में है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना की संकल्पना लिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 का? ऑप्शन नंबर 2 ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान अगर हम इसका सेशन देख ले, इसका सेशन क्या था तो 1956 से 1961 था। ध्यान में रखेंगे। साथ ही साथ ये किस मॉडल पर आधारित था दोस्तों? तो ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। जबकि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित था? तो हैराल्ड डमर मॉडल पे आधारित था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो फेमस क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 मैडम क्यूरी ने। अच्छा, कब कब? तो एक बार 1903 में और दूसरी बार 1911 में। यानी एक बार तो आप स्वतंत्र रूप से यानी अकेले, और दूसरी बार 1911 में जो थे उन्होंने अकेले प्राप्त किया था। जबकि 1903 में अपने पति पीरे क्यूरी के साथ इन्होंने जो है नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 4 कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सरोजिनी नायडू। अच्छा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुआ था? तो 12 मार्च 1930 को। ध्यान में रखेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप ये सब क्वेश्चन भूलेंगे नहीं और वन लाइनर क्वेश्चन कर लीजिए या फेमस क्वेश्चन कर लीजिए। लेकिन ये VVI क्वेश्चन है, इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। मैं जितने भी क्वेश्चन को VVI करूंगा, पॉइंट आउट करूंगा, आप उसको डबल स्टार कर लीजिए या लिख लीजिए। एकदम निश्चित किसी न किसी एग्जाम में छपेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है? तो ग्राम पंचायत है दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 कृषि कर नहीं लगा सकता है। स्वच्छता कर यानी लगा सकता है, जल कर लगा सकता है, प्रकाश शुल्क लगा सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, कृषि कर पर जो है वो टैक्स राज्य सरकार लगाता है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन जबकि इनकम टैक्स पे जो है वो भारत सरकार लगाता है। लेकिन कृषि कर पंचायत सरकार के द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं लगाई जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? कहता है कि खासी भाषा किसमें सम्मिलित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल की मोन खमेर शाखा। ये क्या है कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा में कौन कौन सी स्टेट का जो है भाषा सम्मिलित होता है? तो देख लेंगे। एक झारखंड है, असम है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है ना, कि अधिकांश भाषाओं को जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक उपकुल के मानखेर शाखा में इसको शामिल किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित किया गया है? तो संयुक्त बैठक का प्रावधान कहां से लिया गया दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ऑस्ट्रेलिया से। अच्छा, संयुक्त भाषा का जो प्रावधान है वो संयुक्त अधिवेशन जो है वो कौन सा अनुच्छेद के तहत बुलाया जाता है? तो अनुच्छेद यानी आर्टिकल 108 के।
ठीक है। बुलाता तो राष्ट्रपति है, ध्यान में रखेंगे। बुलाता 108 के तहत दोनों सदनों को बुलाता संयुक्त बैठक राष्ट्रपति है, जबकि इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करता है, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि कहता है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफी की किस्म कौन सी है? तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अरेबिका कॉफी। ठीक है। सबसे अधिक अगर भारत में कॉफी उत्पादन किया जाता है तो कहां किया जाता है? ध्यान में रखेंगे, कर्नाटक में। कहां किया जाता है दोस्तों? तो कर्नाटक में सबसे अधिक कॉफी का उत्पादन किया जाता है, जबकि विश्व का स्तर पर अगर आप बात करें तो सबसे अधिक जो है विश्व स्तर पे ब्राजील में कॉफी का उत्पादन किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई है जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया? तो हरित क्रांति का जिक्र किसमें किया गया है? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। अच्छा, हरित क्रांति आया कब था? तो 1966 से 67 के दौरान में। अच्छा, ये ऐसा हुआ क्या था कि 1966 से 67 के दौरान आया था? तो पहला नंबर तो 1956 से 61 जो था पहली पंचवर्षीय योजना था। 61 से 66 जो है वो द्वितीय पंचवर्षीय योजना था, लेकिन तृतीय पंचवर्षीय योजना को ये बीच में रोक दिया गया था। ठीक है। 56 से 61, 61 से 51 से 56, 56 से 61 माफ कीजिएगा, 56 से 61, 61 से 65 होना चाहिए इसको, 61 से 66, लेकिन इसको बीच में ही रोक दिया गया था। क्यों? क्योंकि भारत की 2 युद्ध हो चुकी थी, एक चाइना के साथ और एक पाकिस्तान के साथ। इस बीच में भारत को भारी सूखा और अकाल से इसको गुजरना पड़ा था। ठीक है। तो इसके बीच वजह से जो है हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1966 से 1967 के बीच में जो है इसकी शुरुआत मानी जाती है। अच्छा, प्रमुख फसल पे किस पे लाभान्वित हुआ? तो गेहूं के लिए ये जो है प्रमुख फसल को फायदेमंद हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 माफ कीजिएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है? तो अगर कृत्रिम ताजे पानी का झील पूछ रहा है तो आप लगाएंगे ऑप्शन नंबर 2, शिवाजी सागर झील। लेकिन अगर आपसे केवल भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील पूछेगा तो आप गोविंद सागर झील लगाएंगे। क्या लगाएंगे दोस्तों? गोविंद सागर झील। अगर कृत्रिम ताजे पानी की झील पूछे तब आप शिवाजी सागर झील लगाएंगे, लेकिन केवल कृत्रिम सबसे बड़ी झील पूछे तो आप गोविंद सागर लगाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, कहता है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 1904 ईस्वी में। अच्छा, इसकी बात अगर हम कर लें तो लॉर्ड कर्जन के समय में ही जो है पहली बार प्रांत और केंद्र स्तर पर निदेशक के अधीन जो है पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी। तो इसके समय जो है वो कौन थे? इंडिया का जो भारत का गवर्नर जनरल। तो आपका कौन लगाएंगे आप? तो आप लगाएंगे लॉर्ड कर्जन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है? तो आप जानते हैं कि भारत राज्यों का एक संघ है। साफ साफ अनुच्छेद 1 में यानी आर्टिकल 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, ध्यान में रखेंगे। लेकिन जब भी ये तो भाग प्रथम में है, भारत राज्यों का संघ है। अगर भाग 2 की बात कर ले तो अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता की चर्चा की गई है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अच्छा, नागरिकता की जो है एकहरी यानी एकल नागरिकता कहां से लिया गया है, यानी किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 13 कहता है लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। अगर 13-14 दिन तक जो है दोस्तों अगर कार्य संपादित नहीं करता है तो उसको ऑटोमेटिक जो है उसको संपादन मान लिया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अच्छा, सबसे पहले लोकसभा में ही जो है आप ध्यान में रखेंगे कि धन विधेयक जो है सबसे पहले कहां लाया जाता है? तो लोकसभा में लाया जाता है, इसके बाद राज्यसभा को भेजा जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कहते हैं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किसे की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना जो है दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिस्मार्क से की जाती है। ये बिस्मार्क कौन है? तो जर्मनी का एक शासक था, है ना, जिसको जर्मनी का एकीकरण में इसका मुख्य भूमिका रही थी। ठीक है। तो और साथ ही साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी वही सेम रोल था भारत में, इसलिए जो वल्लभ भाई पटेल की जो है
तुलना बिस्मार्क से की जाती है। अच्छा, वल्लभ भाई पटेल थे कौन? तो भारत के प्रथम गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया? ध्यान में रखिएगा, L1 2 सितंबर 2023 को। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, क्या कहता है? कहता है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, उत्पादन की प्रति इकाई में निश्चित पूंजी की राशि का माप है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, देखेंगे। कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी करता है कौन? आपका ऑप्शन दिया हुआ है संसद, उच्चतम न्यायालय, राष्ट्रपति, चुनाव आयोग। आप लगाएंगे राष्ट्रपति, जो कि गलत होगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, उच्चतम न्यायालय। वैसे जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों ही रिट जारी कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की बात कर ले तो आर्टिकल 32 के तहत है ना, जबकि हाई कोर्ट की बात कर ले तो हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत जो है वो रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, कहता है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, अल्लू अर्जुन। किसके लिए? तो पुष्पा द सनराइज के लिए। एक मूवी थी इनकी, फेमस मूवी पुष्पा द सनराइज के लिए। ये तो 69वां हो गया। अगर 68वां की बात कर ले तो 68वां में अजय देवगन को मिला हुआ था। किस बुक के लिए, किस मूवी के लिए दोस्तों? तो तान्हा जी के लिए। ठीक है, तान्हा जी के लिए। हालांकि सूर्या को भी मिला था सोरराई पोटुरु के लिए, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे, कहता है कि गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? तो गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक जो है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ठीक है, अगर हम चंपारण सत्याग्रह की बात कर ले तो चंपारण सत्याग्रह की प्रारंभ कब हुई थी? 1917 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है? निम्नलिखित देशों में से किस देश में तकला मकान मरुस्थल स्थित है? तो 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, चाइना। हालांकि गोबी मरुस्थल जो है वो मंगोलिया और चाइना दोनों के बीच में स्थित है, ध्यान में रखेंगे, लेकिन तकला मकान जो है वो केवल चाइना में स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? 21 कहता है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो सब वन लाइनर क्वेश्चन है और कभी भूलेंगे नहीं। मानचित्र बनाने वाले विज्ञान को हम कार्टोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ज्योग्राफी क्या होता है? तो ज्योग्राफी के अंतर्गत जो है भूपटल एवं उससे जुड़े अवयवों का अध्ययन किया जाता है। जबकि जूलॉजी क्या है दोस्तों? तो जियोलॉजी में पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन किया जाता है, ध्यान में रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है? तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत जो है दोस्तों वो, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुद्रा का मूल्य घट जाता है। हालांकि मुद्रास्फीति के कारण इसमें होता क्या है देख लेंगे पहले। मुद्रास्फीति में होता क्या है? तो मुद्रास्फीति के कारण जो सबसे आपको जो है अधिक से अधिक मुद्रा खर्चा करना पड़ेगा। यानी जब आप वस्तु खरीदते हैं तो आप समझ लीजिए कि उस दौरान आपको अधिक से अधिक पैसा चुकाना पड़ेगा। ये मुद्रास्फीति होता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? मुद्रा का मूल्य घट जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? कहता है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? तो आप करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 4, किरण जॉर्ज। अगला प्रश्न, ये सब करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप देखते रहेंगे। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां है दोस्तों? तो ये आपसे पूछ रहा है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहां है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, हैदराबाद में, ध्यान में रखेंगे। अगर कृषि विभाग की स्थापना की बात करें तो कृषि विभाग की जो दोस्तों स्थापना कब हुई थी? तो 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के समय में, ध्यान में रखेंगे। लेकिन हम आपसे पूछ दें कि भारतीय कृषि अनुसंधान का संस्थान का स्थापना कहाँ है, संस्थान कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान है जो दोस्तों वो नई दिल्ली में है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन एकेडमी कहाँ है? हैदराबाद में। जबकि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो नई दिल्ली में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे तापीय बिजली का उत्पादन। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ था। आप प्लेलिस्ट में जाकर के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लीजिए। उससे क्या होगा कि आपको इस बात का अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है और हमें प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है? 26 कहता है दोस्तों कि जब स्वतंत्रता
स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई, उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आचार्य जेबी कृपलानी। कौन थे दोस्तों? आचार्य जेपी कृपलानी। ये तो 1947 में स्वतंत्र हुआ था भारत, लेकिन 1948 में कौन थे? तो 1948 का जब भी जिक्र करेगा तो आप क्या लगाएंगे? पटाभी सीतारामैया। उस समय अध्यक्ष कौन थे? पटाभी सीतारामैया। ठीक है, लेकिन भारत की आजादी के समय ब्रिटेन का आपसे पूछ देता कि प्रधानमंत्री कौन थे। अगर ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आपसे पूछ दे तो आप क्लेमेंट एटली लगाएंगे। कौन लगाएंगे दोस्तों? तो क्लेमेंट एटली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो लोकसभा हो या विधानसभा हो उसके लिए 25 वर्ष होना चाहिए, जबकि राज्यसभा हो या विधान परिषद हो उसके लिए 30 वर्ष होना चाहिए। साथ ही साथ राज्यपाल, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति पद के लिए जो है न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? 28 कहता है कि यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं? तो यह स्टेटमेंट आपसे पूछ रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, महात्मा गांधी ने। एक और साथ ही साथ स्टेटमेंट दे दिया हुआ है, कहा था, किसने कहा था कि स्वाद की वास्तविक स्थान जिह्वा नहीं बल्कि जो मन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये भी महात्मा गांधी। ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है महात्मा गांधी का ही दिया हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे, साथ ही साथ गांधी जी का एक और फेमस स्टेटमेंट था, किसी न किसी एग्जाम में पूछ देगा, मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। ध्यान में रखेंगे, क्या था? मेरा जीवन ही मेरा दर्शन है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? कहता है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के तहत किए गए थे? तो ध्यान में रखेंगे, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन सिर्फ एक बार ही किया गया। वो कब? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। और इस संविधान संशोधन के तहत क्या जोड़ा गया? तो जोड़ा गया समाजवाद जोड़ा गया दोस्तों, ध्यान में रखेंगे, समाजवाद जोड़ा गया। इसके बाद धर्मनिरपेक्ष जोड़ा गया और अखंडता को जोड़ा गया था, ध्यान में रखेंगे। और मैंने आपको पहले भी पीछे सेट में मैंने कई बार आपको बताया गया है कि कभी भी जब से अभी पूछ दे दिया जाए कि किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, तो आप 42वां संविधान संशोधन लगा देंगे, और कब किस संविधान संशोधन के तहत हटाया गया तो आप 44वां संविधान संशोधन लगाएंगे। 99.9% उम्मीद है कि आपका सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है? कहता है, संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, 6 महीनों से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर हम आपसे बात कर ले कि भारत में एक वर्ष में कितने सत्र आयोजित किए जाते हैं, तो एक वर्ष में 3 सत्र आयोजित किए जाते हैं। कौन कौन? तो नंबर 1 बजट सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? एलोरा में गुफाएं एवं शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे 32 का ऑप्शन नंबर 4, हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के हैं। अगर हम एलोरा की बात कर ले तो एलोरा की गुफा को किसने बनवाया था मंदिर को? तो राष्ट्रकूट के शासक कृष्ण प्रथम ने। ध्यान में रखेंगे, किसने? तो कृष्ण प्रथम ने। एक तो एलोरा का कैलाश मंदिर हो गया, एक और है कांची का कैलाश मंदिर। तो कांची का कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? तो नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। ध्यान में रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है। मैं जो भी बता रहा हूं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं बता रहा हूं, और आपको मैं बता दूं कि मैं खुद बीएसएससी क्रैक किया हूं, इसलिए मुझे पता है कि किस तरह का एग्जाम आपसे पूछ सकता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33 क्या कहता है? 33 कहता है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तो तानसेन का नाम आप स्पीडी रट लिए होंगे, है ना, स्पीडी रट लिए होंगे। उसमें बार बार क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा, ये मजाक सा क्वेश्चन बन चुका है। तो तानसेन का जो मूल नाम था वो रामतनु पांडे था। अच्छा, तानसेन किसके शिष्य थे? तो स्वामी हरिदास के। ध्यान में रखेंगे, किसके शिष्य थे दोस्तों? तो स्वामी हरिदास के जो है ये शिष्य थे रामतनु पांडे। अगला प्रश्न है, कहता है कि किस अधिनियम के महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 34 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, 1935। ठीक है, हालांकि 1935 के संविधान संशोधन को यानी 1935 के अधिनियम को, माफ कीजिएगा, जो है इसको लघु संविधान के भी नाम से जाना जाता है। ध्यान में रखेंगे, साथ ही साथ जो भारत शासन अधिनियम 1935 लाया गया था ना, वो प्रशासनिक सुधार से संबंधित एक्ट था। इस चीज को ध्यान में रखेंगे, यानी प्रशासनिक सुधार के लिए लाया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 35 क्या कहता है?
35वां प्रश्न कहता है कि म्यांमार देश की मुद्रा क्या है। तो म्यांमार देश की मुद्रा क्या है दोस्तों, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 कयात। अच्छा, नलगुटरम कहाँ की है, तो नलगुटरम आप भूलेंगे नहीं, कहाँ की है दोस्तों, तो ये भूटान की है। तुगरिक कहाँ की है, तो पहले तुगरिक दोस्तों ध्यान लेंगे, तो तुगरिक जो है दोस्तों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये मंगोलिया का है ना। तुगरिक मंगोलिया का करेंसी है, जबकि बहुत थाईलैंड की, ध्यान में रखेंगे। नलगुटरम भूटान, तुगरिक मंगोलिया, बहुत जो है वो थाईलैंड का है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपसे पूछ रहा है म्यांमार की, तो ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड कैनिंग, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई की कब थी, तो 10 मई 1857 को, ध्यान में रखेंगे। बैरकपुर के छावनी से कौन थे, मंगल पांडे ने गोली मार करके जो है वो हत्या कर दी थी, यानी सबसे पहले गोली चलाई थी। वैसे गोली चलाई कब थी, तो रियलिटी में गोली चलाई थी 29 मार्च को, लेकिन विद्रोह जो है वो आग पकड़ लिया था 10 मई को, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 37, क्या कहता है, कहता है कि महात्मा बुद्ध किस वंश के शासक थे। तो महात्मा बुद्ध जो है दोस्तों किस वंश के शासक थे, तो ये शाक्य कुल के शासक थे, ध्यान में रखेंगे। इनका जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म जो है 563 बीसी में, 563 बीसी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नाम के, है ना, लुम्बिनी नामक स्थान पे हुआ था, ध्यान में रखेंगे। इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी, तो ध्यान में लगेंगे रखेंगे ऑप्शन नंबर 4। ये सब कॉमन सेंस लगाएंगे। चेन्नई में तो इतनी गर्मी होती है कि कहने लायक की नहीं, तिरुवनंतपुरम साउथ का ही है, मुंबई तो गर्मी होता ही है इसमें लगभग, तो श्रीनगर में कभी भी आपको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलेगी। 39वां प्रश्न देखेंगे, कहता है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मकता वृद्धि दर किस वर्ष जो है किस दशक में दर्ज की गई, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसमें क्या हुआ था कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय निगेटिव में चला गया था, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अजैव और नवीनीकरणीय है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 जल। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 क्या कहता है, कहता है कि निम्नलिखित में से ये सब जितने भी क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन है, तो वन लाइनर क्वेश्चन को आप देखते चलिए, इसमें ज्यादा फोकस करने की, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। 41वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से में नहीं आता है। इसका प्रश्न को पहले आप समझिए, यह राष्ट्रीय राजधानी का यानी पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा नगर है जो कि दिल्ली से नहीं लगता है, यानी दिल्ली एनसीआर से नहीं लगता है। तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि लगभग भारत के 4 राज्य यानी हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सॉरी माफ कीजिएगा 3 राज्य हैं। इन तीनों राज्य के लगभग 8 जिले जो हैं दोस्तों वो 8 जिले नहीं बल्कि 24 जिले, कितने 24 जिले जो हैं वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से लगते हैं। इसमें जो कौन सा जो है वो नहीं लगता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो है मथुरा जो है उसका नहीं लगता है। तो इसका अगला करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42, कहता है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा गया है, तो वृद्ध गंगा किसे कहा गया दोस्तों, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 गोदावरी नदी को। अगर गोदावरी नदी की बात कर ले तो इसकी लंबाई, वैसे तो गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों, तो 1465 किलोमीटर। लेकिन आपसे पूछ दे कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है, ये वृद्ध गंगा की जब भी बात करे तो गोदावरी चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा गया है तो आप कावेरी लगाएंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है तंजानिया की राजधानी क्या है, तो तंजानिया की राजधानी है ऑप्शन नंबर 4 डोडोमा। अच्छा, नैरोबी कहां की राजधानी है, तो केन्या की राजधानी नैरोबी। युगांडा की राजधानी जो है वो कंपाला है, जबकि लुसाका जाम्बिया की राजधानी है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न लुसाका जो है जाम्बिया की राजधानी, सही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है, अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 10 डिग्री चैनल। अगला प्रश्न देखेंगे, बगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है, तो आपसे एक ना एक राजधानी पूछ ही देगा, तो आप ध्यान में रखेंगे। तो बगोटा जो है दोस्तों किस देश की राजधानी है, तो कोलंबिया की राजधानी है। अच्छा, बोल्विया की राजधानी कहां है, तो बोल्विया की राजधानी है लापाज। लाइबेरिया की राजधानी है मोनरोविया और गाम्बिया की राजधानी कहां है दोस्तों, बंजुल। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा
जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न देखेंगे क्वेश्चन नंबर 46, आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो 46 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, 21 अगस्त को। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों देखेंगे, अगला प्रश्न कहता है डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र, क्या है? डांस लिगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, शोभिना नारायण। अगला प्रश्न देखें दोस्तों क्वेश्चन नंबर 48, ये सब जितना है करंट अफेयर का प्रश्न है दोस्तों। मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे रहा है? तो 48 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, स्वास्थ्य सुधार से जो है संबंध मिशन परिवर्तन का रहा है। अगला प्रश्न है पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किसमें? तो पंचायती राज जो है मेनली रूप से राज्य सूची का विषय है, ध्यान में रखेंगे, है ना। ये 7वें अनुसूची जो है में ये प्रविष्ट किया गया है, ध्यान में रखेंगे। तो ये किसका सूची है दोस्तों? राज्य सूची का विषय है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50, क्या कहता है किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्म दिवस के रूप में जो है वो शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वैसे ये जो है वो देश के, हमारे कंट्री के सबसे पहले यानी आजाद भारत के, है ना, ये सबसे पहले 11 नवंबर इनका जन्म हुआ था। कब? 11 नवंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। 11 नवंबर 1888 का जन्म हुआ था और सबसे पहले ये क्या थे? शिक्षा मंत्री रहे थे, ध्यान में रखेंगे। सबसे पहले शिक्षा मंत्री थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, कहता है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग की पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, आयन मंडल। ये सब क्वेश्चन तो आप पढ़ते आ रहे हैं, ध्यान में रखेंगे, है ना। वैसे आप पूछेंगे कि कौन कौन सा स्फीयर है जो स्टार्टिंग से होता है, तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, इसके बाद फिर एक्सोस्फीयर, 5 लेयर होता है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52, देख लेंगे। 52 क्या कहता है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो पीवीसी जो है दोस्तों वो थर्मोस्टेटिंग नहीं, थर्मोप्लास्टिक है, ध्यान में रखेंगे। क्या है दोस्तों? ये प्लास्टिक है, ध्यान में रखेंगे। ऐसे पीवीसी का नाम क्या है? तो पॉलीविनाइल क्लोराइड, ध्यान में रखेंगे। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड के विनाइल क्लोराइड से बहुलकीकरण से प्राप्त किया जाता है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है विशिष्ट सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? तो 53 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश का वेग सापेक्ष नहीं है, बल्कि विशिष्ट सापेक्ष सिद्धांत के अनुसार वस्तु के द्रव्यमान सापेक्ष होता है। क्या होता है दोस्तों? तो ये द्रव्यमान सापेक्ष होता है, ध्यान में रखेंगे। वैसे बाकी तीनों के तीनों सही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54, क्या कहता है कि गैस की गुब्बारों में हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि? आप आंसर क्या लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे, जो कि गलत होगा। अधिकतम कैंडिडेट ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे। नहीं, हल्की, हाइड्रोजन से हल्की नहीं, बल्कि अदाह्य होता है। अदाह्य का मतलब इनफ्लेमेबल और ज्वलनशील होता है, ध्यान में रखेंगे। तो 54 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55, क्या कहता है? 55 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम है? ध्यान में रखेंगे। आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि 1 किसका है, तो 1 के निकटतम क्या है? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि 1 पूर्ण अपवर्तनांक किसका होता है? 1 जो होता है वो निर्वात का होता है। वो निर्वात का पूर्ण अपवर्तनांक 1 होता है, जबकि वायु का होता है 1.000277 होता है, ध्यान में रखेंगे। तो आपको इतना याद नहीं रखना है, वायु का भी जो है अपवर्तनांक 1 के निकट होता है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि माणिक्य यानी रूबी या नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 56 का 4, ये एल्युमिनियम के ऑक्साइड है, ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 57, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करता है। तो फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को कौन परिवर्तित करता है? तो ध्यान में रखेंगे ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक है। वैसे यांत्रिक ऊर्जा 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थितिज ऊर्जा और एक गतिज ऊर्जा, लेकिन ये सब आप क्वेश्चन फेमस है, आप पढ़ते होंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है यूस्टोकी नलिका, क्या है? यूस्टोकी नलिका यानी स्टोकी नलिका मानव शरीर में किस भाग में उपस्थित होता है? तो स्टोकी नलिका जो दोस्तों वो कान में उपस्थित होता है, ध्यान में रखेंगे। हालांकि
ये कान में उपस्थित होता है युष्ट नलिका, जो कि कान, नाक और गले को जोड़ती है। किसको जोड़ती है? ये कान, नाक और गले को जोड़ती है, जिसके कारण मध्य कर्ण यानी वातावरण में अचानक हुए हवा के दबाव में बदलाव को झेल सकती है। ध्यान में रखिएगा। वैसे ध्यान में रखेंगे कि कान में 3 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं। कितने तरह के? 3 तरह की हड्डियां पाई जाती हैं। जो सबसे बाहर की ओर हड्डियां होती है उसको हम मैलियस कहते हैं। सबसे बाहर की ओर हड्डी को क्या कहते हैं दोस्तों? मैलियस कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, सबसे बाहर की ओर मैलियस, नोट कर लीजिए। बीच में इनकस, बीच में दोस्तों क्या है? इनकस। और सबसे अंत में जो है और सबसे छोटी हड्डी जो है शरीर की वो स्टेपिस है। ध्यान में रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 59 क्या कहता है? 59 नंबर प्रश्न कहता है कि यदि मनुष्य की एक ही आंख होती तो क्या होता? अगर मनुष्य की एक ही आंख होती ना तो ध्यान में रखेंगे दृश्य क्षेत्र कम हो जाता और त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? कहता है कि रुधिर स्कंदन में मदद करने वाला विटामिन कौन है? यानी आपको कह रहा है कि ब्लड रिलीजिंग में, ठीक है, तो कौन करता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 के। अच्छा, इसका रासायनिक नाम क्या है? तो इसका फिलोक्विनोन जो है रासायनिक नाम है। ध्यान में रखेंगे। विटामिन डी का रासायनिक क्या नाम है? तो कैल्सीफिरोल। इसका क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और इसका क्या है? टोकोफेरोल। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 क्या कहते हैं? कहते हैं निम्नलिखित में से कौन सही मेल है? तो कौन सही मेल है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हाइपोटेंशन जो है दिल का दौरा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे 62 नंबर, कहता है कि अनियततापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो 62 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। उनके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार बदलता है, न कि नियत रहता है, न ही शीतल रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है तो क्वेश्चन नंबर 63, एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, यानी किस तरह का पदार्थ होता है? तो 63 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 एकल सूची आरएनए। ठीक है, क्या है? एकल सूची आरएनए होता है। ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताया था, इसके एड्स परीक्षण के लिए जो है एड्स के उपचार के लिए एकमात्र दवा कौन है? जियोडियोइन। क्या है? डियोजियोन है ना, जियोडियोजिन। ठीक है, जियोडियोजिन इसका जो है फेमस दवा है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न, ऐसा एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो एड्स दिवस कब मनाया जाता है, इसका मुझे आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64 कहता है कि विद्युत नियंत्रित विज्ञापन के साइन बोर्ड की विषय वस्तु को रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें से निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वैसे तो आप इसको कॉमन सेंस पे भी बनाएंगे। हीलियम का प्रयोग तो नहीं किया जाता है, ठीक है, ना ही नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। बाकी बच गया क्रिप्टॉन और नियॉन। तो सिंपल सा आप बात समझिए ना कि मरकरी में जनरली कौन सा गैस भरा जाता है? तो नियॉन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव यानी टॉक्सिन की सांद्रता क्या कहलाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 जैव आवर्धन। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 66, कहता है कि परमाणु पाइल का प्रयोग कहां होता है? तो परमाणु पाइल का जो दोस्तों प्रयोग होता है ताप नाभिकीय संलयन के प्रचालन में। अगला प्रश्न देखेंगे 67 नंबर, कहता है कि ताज ट्रेपेजियम जोन यानी टीटीजे क्या है? ताज ट्रेपेजियम जोन ताजमहल के चारों ओर यानी कितने वर्ग किलोमीटर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो कि स्मारक को प्रदूषण से संरक्षित करने के लिए है? यानी ध्यान में रखिएगा आप, मतलब ताजमहल के लगभग कितने, ऐसे पूछ रहा है कि कितना किलोमीटर का ऐसा रेंज है जो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर 4 10,400 किलोमीटर तक जो है बिल्कुल साफ सुथरा रखा जाता है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? अच्छा, ताज एक इसमें पूछ रहा है कि ताज ट्रेपेजियम जोन इसकी स्थापना कब किया गया था? इस बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो लिख लीजिए 1998 में, यानी 1998 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 68 क्या कहता है? 68 कहता है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे क्या कहते हैं? तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 जलरागी कोलाइडी। ठीक है, क्या कहते हैं? जलरागी कोलाइडी, ना कि जल विरागी बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा, जलरागी कोलाइडी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 69 क्या कहता है? कहता है कि गामा किरणें क्या होती है? तो गामा किरणें क्या होती है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर लगाएंगे ऑप्शन नंबर 3 और रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती है। ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 70 क्या कहता है?
70 है, एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं यानी कितने एटीपी? तो 70 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 38 अणु एटीपी प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न है, समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आप बिना देर किए हुए आंसर लगाएंगे। ये सब सारे क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर में करा दिया है। ऑप्शन नंबर 3 आयोडीन का। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि आप अगर सेट से निरंतर रहेंगे और मैक्सिमम 10-20 सेट आप लगा लेंगे ना, तो बहुत सारा इसमें कम से कम 50 to 60% क्वेश्चन है जो रिपीट करते रहेगा, कहीं ना कहीं किसी भी स्टेट में आते ही रहेगा आपको, ठीक है। तो आपके मार्क्स भी ऑब्टेन होने लगेंगे, साथ ही साथ क्या हो जाएगा, आपके इंप्रूवमेंट भी आपको देखने को मिलेगा। तो 71 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? कहता है कि सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो इसको हम करेक्ट आंसर लगाएंगे क्वासियोरकर। वैसे प्रोटीन की कमी से जो है दोस्तों एक और रोग होता है शिशुओं में, वह सूखा रोग, जिसको मेरास्मस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेरास्मस, ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यंग में कौन सा होता है? तो यंग के रोग में, जो कि यंग में प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसको हम ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? ऑस्टियोपोरोसिस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न क्या है? कहता है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? तो एक मैं ट्रिक आपको बता देता हूं। जल, ठीक है, ज फॉर जल लगाइएगा, ज फॉर जाइलम लगाइएगा। अगर जल जो पहुंचाएगा तो ज से जाइलम लगाइएगा, ज को जल, और फूड, भोजन नहीं बल्कि क्या आप उसको याद रखेंगे? फूड। फूड को फ्लोएम याद रखिएगा, कभी आप भूलेंगे नहीं। जल, ज से जाइलम, फ से फूड, ठीक है, फ से फ्लोएम, यानी फूड कौन पहुंचाएगा? तो फ्लोएम। जल कौन पहुंचाएगा? तो जाइलम। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 73 क्या कहता है? 74 कहता है कोशिकाओं के अध्ययन में से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? तो कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 74 का ऑप्शन नंबर 1, साइटोलॉजी। जबकि कवक के अध्ययन को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। और साइकोलॉजी क्या होता है? मनोविज्ञान को हम साइकोलॉजी कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न क्या है देख लेंगे। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल करके कौन सा अम्ल बनाते हैं? तो 75 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2, H2CO3। उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर सेशन पसंद आए तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल से आप निरंतर जुड़े रहिए। मैं आपका जब तक एग्जाम खत्म नहीं हो जाता मैं सेट कंटिन्यू रखूंगा। धन्यवाद।